नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोटीन्स का है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्रोटीन के अंदर अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स नेवर फॉर्म प्रोटीन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ऑल करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन कभी प्रोटीन बनाने में यूज नहीं होगा इनमें से? अल्फा करेक्ट। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है नाइट्रोजन। जिस जगह नाइट्रोजन नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो कभी भी जो ऑर्गेनिक उसके अंदर प्रोटीन है वो बनाने में यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन एक बेसिक एलिमेंट है प्रोटीन का। दिस इज द पॉइंट। एक तो ये नाइट्रोजन वाला पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा जो एक क्वेश्चन आता है कि बताएं सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो प्रोटीन होता है। और 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के 50% ड्राई वेट में, या सेल का 50% ड्राई वेट जो है उसके अंदर आपको मिलता है प्रोटीन। अब इसमें जो ड्राई वेट है वो क्या होता है? क्योंकि देखिए मैक्सिमम तो वाटर है। अगर हम सबसे अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वाटर है, क्योंकि वाटर 70% तक होता है। जब हम 70% वहां से रिमूव कर दे तो बाकी बचा तो 30%। तो 30% जो होता है वो आपके पास ड्राई वेट होता है। और उस ड्राई वेट का तकरीबन जो कि 30% बचा है, उसका 15 to 18% जो होता है वो आपको मिलता है प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि तकरीबन हाफ ऑफ दैट बॉडी ड्राई वेट इज द प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो है उसमें यूज होता है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। एक तो आपने बात ये याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा आप जानते हैं इसके जो सब यूनिट हैं उन पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अमाइनो एसिड, ये तो सिंपल है कि आप जानते हैं कि ये इसके सब यूनिट हैं। फिर इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें आप जानते हैं अमाइनो एसिड में कार्बन जो है उसके साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक उसमें आर ग्रुप होता है, एक उसमें हाइड्रोजन। और इसमें जो आर ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, वो वेरिएबल होता है। या अगर हमने अमाइनो एसिड को कोई नाम देना है तो वो उस आर ग्रुप की वजह से नाम देना है। कि अगर मैं आर ग्रुप को चेंज कर दूं कि लाइक मैं आर ग्रुप की जगह जो है वो हाइड्रोजन लगा दूं, तो अब मैं इस अमाइनो एसिड को कह दूंगा ग्लाइसीन, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, ग्लाइसीन। अगर मैं इसकी जगह CH3 लगा दूं तो ये वाला अमाइनो एसिड बन जाएगा एलेनिन। तो इसका मतलब आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे तो अमाइनो एसिड जो है उसमें चेंज आती जाएगी। सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे सिंपलेस्ट तो ये है। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड जो है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर है ट्रिप्टोफैन, जिसमें आर ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा होता है। एक ये क्वेश्चन जो आ सकता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। दूसरा हमने देखना है कि ऐसे भी अमाइनो एसिड है जिसमें जो आर ग्रुप होते हैं वो हमें अरोमेटिक या साइक्लिक फॉर्म में मिलते हैं। साइक्लिक या रिंग फॉर्म में आपको मिलते हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसके अंदर आर ग्रुप साइक्लिक या रिंग फॉर्म में मिलते हैं। तो उनके आपने जस्ट नाम याद रख लेने, ज्यादा डिटेल में हमने उस पर नहीं जाना। उसमें आपको एक तो मिलता है फिनाइल एलेनिन, ये। इसके बाद एक ये ट्रिप्टोफैन जो है ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें टायरोसिन आ जाएगा। इसमें भी आर ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक फॉर्म में है। और इसके अलावा एक है हिस्टीडीन। तो ये में एक बात ये आपने याद रख लेनी। दूसरा, टायरोसिन की एक और इंपॉर्टेंस भी है कि ये इससे डिराइव होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। कुछ हॉर्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं और वो हम देखते हैं कि कौन से
अमाइनो एसिड से हम वो हार्मोन डिराइव करते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, उसको हम टायरोसिन कहते हैं, जो कि अमाइनो एसिड। कौन कौन से हार्मोन है आपने पढ़ा हुआ है कि थायरोक्सिन जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इसी तरह से एड्रीनलिन जो है ये अमाइनो एसिड डेरिव होते हैं। नॉर एड्रीनलिन जो है ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। इसी तरह से डोपामाइन जो है ये अमाइनो एसिड टायरोसिन से ही बनता है। फिर एक पिगमेंट जो है मेलानिन, वो भी टायरोसिन से ही बनता है। तो ये सारे के सारे जो है वो टायरोसिन से डिराइव होते हैं। एक तो ये आपने बात याद रख लेनी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि बताएं कौन से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। कि सल्फर, कुछ में सल्फर भी होता है, तो उसमें आपने याद रख लेना है कि सल्फर कंटेनिंग में एक जो है वो सिस्टीन है, और दूसरे जो है इसके अंदर मिथायोनीन है। ये दोनों अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर कंटेनिंग होते हैं। या ये भी आ सकता है कि बताएं डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस बनते हैं प्रोटीन के अंदर, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं प्रोटीन में, तो वहां स्पेसिफिकली सिस्टीन होता है, क्योंकि कई जगह पर आपने डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है उसकी बात करनी है। और मिथायोनीन आप जानते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द चेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मिथायोनीन से स्टार्ट होती है। फर्स्ट जो कोडॉन होता है AUG स्टार्ट कोडॉन, दैट विल कोड द मिथायोनीन। उसके अलावा एक पॉइंट आखिरी जो आपने अमाइनो एसिड के लिए याद रखना है वो प्रोलीन है। अच्छा, प्रोलीन जो है इसको अमाइनो एसिड की बजाय इसको अमीनो एसिड कहते हैं। ये भी सवाल क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो यूनिक, रेयर, अनयूजुअल से हैं, तो ये आपको जेहन में आना चाहिए। अमीनो एसिड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री, इसका बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, नो फ्री अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो नॉर्मली होता है कि जब अमाइनो एसिड आपसे मिलते हैं तो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है, लेकिन इसमें वो फ्री नहीं होता, इस वजह से इसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। अब आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोटीन के लिए वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखें, प्रोटीन के मल्टीपल फंक्शन है। एक तो बात याद रखना है कि प्रोटीन एनर्जी तो देती ही है, और एनर्जी कितनी देगी? 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन का लेंगे तो वो आपको अबाउट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। लेकिन इसका एनर्जी देने के अंदर जो रैंक होता है वो रैंक 3 है एनर्जी देने में। अब रैंक 3 का मतलब क्या है? इन केस अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देते हैं, आपने पढ़ा है, लिपिड्स भी एनर्जी देते हैं, और इसी तरह से प्रोटीन जो हैं वो भी एनर्जी देते हैं। तो अगर तीनों आपकी बॉडी में एट ए टाइम अवेलेबल है, तो सबसे पहला नंबर कौन है एनर्जी देने में? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आपकी बॉडी में, कम है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो सेकंड जो रैंक आता है एनर्जी देने में वो लिपिड्स का आता है, और प्रोटीन का नंबर 3 नंबर है इसका। तो इसका मतलब है प्रोटीन एनर्जी देने में सबसे आखिर में, और वो भी जब कोई स्टारवेशन हो या खाना ना मिले, कभी कभार जलजला के अंदर को बंदा वहां पे रह गया, दब गया, और वो उसको एनर्जी, खाना नहीं मिल रहा, फैट भी डिजोल्व हो गया, फाइनली वो प्रोटीन से फिर जिंदा बचेगा, और उसके बाद वो वीक होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी मैस की बिल्डिंग में काम करती है। यानी जो हमारा बॉडी मैस बनता है उसकी मैस बिल्डिंग के अंदर प्रोटीन का मेन रोल होता है, और इसके अलावा ये मल्टीपल रोल जो है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है। अब जैसा कि हम कुछ यहाँ पर इसकी ग्रुप्स पढ़ लेते हैं, और वहां से क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब लाइक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी बताएं स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करती हैं बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि बॉडी मैस बनाने के अंदर उनका रोल होता है। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन में लाइक हमारी बॉडी में प्रोटीन है कोलेजन, और ये याद रखना है कोलेजन जो है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो कोलेजन होती है। या इवन अगर आपसे पूछा जाए कि बोन्स के अंदर या कार्टिलेज के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप बताएंगे कोलेजन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है और आ भी सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कोलेजन की यहाँ पर इंपॉर्टेंस। लेकिन समटाइम कुछ स्टेटमेंट ऐसी आती हैं तो फिर आपको उस पर सोचना पड़ता है। लाइक अगर मैं ये क्वेश्चन ये करूं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, अगर ऐसे लिख दूं, बॉडी ना लिखूं, मैं अर्थ लिख दूं, मोस्ट अबंडेंट कौन सी, अब क्या आंसर होगा जरा बताएं जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जीशान का आंसर आया रुबिस्को। जी कोई और आंसर?
ओके ओके गुड, सबको पता है कि अब इसका आंसर जो है वो रुबिस्को है, जो कि सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। अगर सबसे अबंडेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाए तो इसका मतलब है वो कोलेजन है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बोन्स के अंदर, बोन्स में भी सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेजन ही है। लेकिन समटाइम फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि बताएं बोन्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से। अब स्टेटमेंट को आपको गौर से पढ़ना होता है कि क्या वो ऑर्गेनिक पूछ रहा है या इनऑर्गेनिक पूछ रहा है। समटाइम हम जल्दी में, लापरवाही में गलतियां करते हैं। वहां आपने कोलेजन का सुना हुआ है और आप इसमें भी कोलेजन, अब साफ है कोलेजन तो ऑर्गेनिक है ना, क्योंकि प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा गया है इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जो सबसे अबंडेंट होता है बोन के अंदर वो कैल्शियम है, या ओवरऑल कैल्शियम फॉस्फेट अगर आ जाए तो आप उसको लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है उसको गौर से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिन है। जस्ट वन लाइनर आपको फंक्शन जो है वो याद रखने हैं। इलास्टिन हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इलास्टिसिटी या आप रेजिलियंस कह सकते हैं टू टिश्यूज, कि टिश्यूज के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वहां पर उसका रोल होता है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, दिस इज द केराटिन। ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंदर काम करती है। केराटिन आप जानते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती है, स्किन बनाती है। इसी तरह से नेल्स जो है इनके अंदर केराटिन केराटिन होता है। इसी तरह हेयर्स के अंदर केराटिन होता है। इसी तरह एनिमल्स के अंदर हॉर्न्स होते हैं उसके अंदर केराटिन होता है। एनिमल्स के हूव्स के अंदर केराटिन होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के अंदर, फिर अगर आप एनिमल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर फीदर्स देखेंगे वहां पर केराटिन है। आप टुथ एनिमल देखते हैं वहां पर केराटिन होता है। तो केराटिन बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रही है। तो इस तरह से कोई इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हम उसको कहेंगे एक्सिलरेटरी प्रोटीन फॉर मेटाबॉलिज्म, बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए एक्सिलरेटरी प्रोटीन कौन सी। जी, गुड। एक्सिलरेटरी प्रोटीन इंजाइम्स। तो आप जानते हैं इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि बॉडी के अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी, इसका क्या आंसर होगा। यस, रेगुलेटरी प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं। हॉर्मोन्स और कॉल्ड रेगुलेटर एंड इंजाइम्स और कॉल्ड एक्सेलरेटर। अब इसमें फर्क क्या होता है कि इंजाइम्स है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और हॉर्मोन्स है वो केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है कि वो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और उनको डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें। तो इनके अंदर हमने देखना है कि कोई भी हार्मोन होगा, चाहे वो इंसुलिन है या वो कोई ग्रोथ हार्मोन है या वो पैराथ हार्मोन है, तो जरूरी नहीं है कि वो हार्मोन पूछे, वो हार्मोन की आगे फर्दर नाम पूछ सकता है। तो वो आपने जो है वो इसी तरह से वहां पर बताना है। फिर इस तरह से आ जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन है जो बॉडी की मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो रोल प्ले करती हैं। जैसा कि एक्टिन है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। फिर इसी तरह से मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। फिर ट्यूबिलिन भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, क्योंकि ये ट्यूबिलिन जो होती है ये सीलिया और फ्लेजेला के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सीलिया और फ्लेजेला जो है वो भी आप जानते हैं मूवमेंट के अंदर काम करते हैं। फिर इसमें काइनेसिन एक प्रोटीन है। फिर इसके अंदर टाइटिन एक प्रोटीन है। ये सारी प्रोटीन जो है वो आपको मिलती हैं जो कि कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर काम करती हैं। अब क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के जो उसके फंक्शंस हैं वो वहां से पूछे जा सकते हैं। यहां से मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ऑप्शंस को आप देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलोप्रोटीन। अब इस तरह का क्वेश्चन इनकेस आ गया तो मेटेलोप्रोटीन कौन सी है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन दे देता हूँ कि मेटेलोप्रोटीन, क्या फाइब्रिनोजिन जो है वो मेटेलोप्रोटीन है, या कैसीन जो है वो मेटेलोप्रोटीन है, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है, ये मेटेलोप्रोटीन है, या इसमें ओवो एल्ब्यूमिन जो है वो मेटेलोप्रोटीन है। जी, कौन सी मेटेलोप्रोटीन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मेटेलोप्रोटीन। क्यों कह रहे हैं मेटेलोप्रोटीन। आप जानते हैं कि जो साइटोक्रोम है ये एक ऑक्सीडेज, दिस इज आयरन कंटेनिंग, इसके अंदर आयरन होता है। तो जो आयरन है वो एक मेटल है। अब यहां पर किसी और प्रोटीन के अंदर आप जानते हैं इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन होता है, वो भी एग्जांपल इसमें आ सकती है। हीमोग्लोबिन को आप देख लें, ये भी आयरन कंटेनिंग है। आप मायोग्लोबिन को देख लें, ये भी आयरन कंटेनिंग है।
तो इस तरह से करके मेटेलोप्रोटीन, या उसके नाम से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी प्रोटीन मेटेलोप्रोटीन है। इसी तरह से अगर मैं यहां से आपसे पूछूं एक क्वेश्चन के, बताएं ऑस्मोटिक प्रोटीन कौन सी, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रोटीन है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है, इस तरह से फाइब्रिनोजेन का आपको रोल पता है कि फाइब्रिनोजेन क्या रोल प्ले करती है, इसका काम ब्लड क्लॉटिंग में है, ब्लड क्लॉट कराने। कैसीन, इससे पहले भी इस पे बात हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दफा आ चुका है पेपर के अंदर। दिस इज द मिल्क प्रोटीन। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज होती है, लेकिन मिल्क प्रोटीन जो है वो कैसीन है। ठीक है, जो कि न्यू जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए एनर्जी का जो है वो सोर्स होती है। इसी तरह से यहाँ पर जो ओवा एल्ब्यूमिन है, यहाँ पर ये आप जानते हैं कि एग वाइट के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटीन ओवा एल्ब्यूमिन, एग वाइट में, क्योंकि एग वाइट जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो मुख्तलिफ तरह के जो प्रोटीन्स हैं उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से एक प्रोटीन है फेरेटिन प्रोटीन। फेरेटिन जो है ये ऐसी प्रोटीन है दैट स्टोर आयरन इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर आयरन को स्टोर करती है हमारे। अगर ये प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आयरन जो है उसकी स्टोरेज नहीं होती। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोटीन जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आ जाता है ये डिफेंसिव प्रोटीन कौन सी, डिफेंसिव प्रोटीन, एंटीबॉडीज, जिसको आईजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये डिफेंसिव प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट द जर्म्स। तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं इसको आपने अच्छे से याद रख लेना है, और यही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ देखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर उसमें जैसे इंटरफ्रॉन भी है, ये वायरसेस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं इंटरफ्रॉन, ये ध्यान में रखना है। जैसे केमिकल सब्सटेंस बॉडी में वायरस के, स्पेसिफिकली वायरस इसके लिए बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम डिफरेंट कंफर्मेशन देखते हैं प्रोटीन के अंदर कि किस तरह की कंफर्मेशन आती है। इसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जांपल याद रखनी, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करते हैं, लेकिन सिंपली इसमें चार स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इसमें आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद इसमें आ जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये चार स्ट्रक्चर, इसमें सिंपल सा जो डिफरेंस है वो ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड के नंबर क्या है और उसका सीक्वेंस क्या है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। ओके, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय सिंपली द पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ क्यों, क्योंकि ये सिंपली हम लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक प्रोटीन है उसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो मेंटेन हो रही है। इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एफ सेंगर ने इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था उसको देखा इन 1951। तो 1951 में इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को इसने जो है वो स्टडी किया, एफ सेंगर ने। अब इसमें उसने क्या चीज स्टडी की, जैसे मैंने कहा है कि उसने नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में देखा कि जो इंसुलिन है इसके अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड है। 51 अमाइनो एसिड है, इसमें दो चेन है, और उस दो चेन में एक में 21 अमाइनो एसिड है और दूसरी में 30 अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब है ये तो हो गया अमाइनो एसिड। लेकिन इसके साथ ही जो एक और क्वेश्चन है जो कि इसके बारे में पूछा जा सकता है, और वो हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड का क्वेश्चन है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं। अगर आप इसमें पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे तो इसमें 49 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अब 49 पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से आएंगे, आपने सिंपली ये देखना है कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर 20 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं तो इसके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो 20 होंगे, क्योंकि 20 को अगर आप जोड़ेंगे तो 20 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 20 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। 30 जो है इसमें 29 होंगे, एक कम करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो दोनों चेन है ये आपस में फिर कैसे जुड़ी होती है, आपस में इनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। इसलिए आपने देखना है कि जब भी किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड देखेंगे तो उसमें फिर चेन देखनी पड़ेगी कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका पता चलेगा। तो 49 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर है। इसी तरह से अगर एक हम और प्रोटीन को देख लेते हैं, वो भी आपकी बुक के अंदर से एग्जाम्पल ली है, दिस इज द हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, इसमें 574 अमाइनो एसिड है और इसमें 570 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और 574 अमाइनो एसिड जो है इसके अंदर आपको 4 चेन मिलेंगी। 2 इसके अंदर अल्फा चेन है और 2 इसके अंदर जो है वो बीटा चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा। और इसमें हर अल्फा जो है उसमें आप देखेंगे कि 141 अमाइनो एसिड है और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड। तो अब अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जाए कि इसमें हर चेन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तो आपने वो भी बताना है कि अल्फा चेन में अगर ये तो हो गया अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड अलग अलग, इसमें 140, इसमें भी 140, इसमें 145, इसमें 145। तो अब समटाइम ये भी आ जाता है कि बताएं 2 अल्फा चेन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो आपने इसको 280 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। 2 बीटा चेन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो आप जानते हैं इसके अंदर 2 जो है वो 90 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। अब इसमें ये भी आ सकता है कि एक अल्फा और एक बीटा चेन के पेप्टाइड बॉन्ड जो है बताएं। तो इसका मतलब है कि किसी तरह से पूछा जाए आप उसका आंसर कर देंगे जब आपको इंडिविजुअली ये पता है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर है। और अगेन जो इनकी आपस में चेन की अटैचमेंट होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से होती है। अब ये तो होगी हीमोग्लोबिन, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर जब आप देखते हैं तो उसको हम साथ कंपेयर कर लेते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन, कि अगर हीमोग्लोबिन के अंदर आप जानते हैं म्यूटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने नॉर्मल के अंदर है, और पेप्टाइड बॉन्ड को हम देखेंगे वो भी उतने ही होते हैं जितने नॉर्मल के अंदर। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल प्रोटीन से, तो वो आपको सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का फर्क होगा, आप जानते हैं। और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का फर्क कहाँ होगा, बीटा चेन के अंदर होगा। और बीटा चेन में किस जगह फर्क है स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि बीटा चेन में एन टर्मिनस से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर चेंज आती है। यानी अगर आप एन टर्मिनस से करना चाहें, क्वेश्चंस के लिए हम मैं टाइम दूंगा एंड पे, ठीक है, आप लिख लें इसको, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर फिर लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड पे टाइम दूंगा, जो भी क्वेश्चन को लिख लें जल्दी से कि ये क्वेश्चन पूछना है, भी डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर जो चेंज जैसे मैंने बताया कि एन टर्मिनस से, जैसे मैंने लेक्चर में पढ़ा था कि एन टर्मिनस जहां से स्टार्ट होती है चेंज, जिस तरफ अमाइनो ग्रुप होता है उसको एन टर्मिनस कहते हैं, वहां से 6th नंबर पे चेंज आती है। और 6th नंबर पे चेंज क्या आती है, एक अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली वहां पर होना चाहिए, दैट इज रिप्लेस्ड बाय विलाइन। वो विलाइन जो है वो उसकी जगह लग जाता है। विलाइन भी एक अमाइनो एसिड है ये, लेकिन इसकी पोजीशन ये नहीं है। विलाइन इसके अलावा लगा हो सकता है किसी न किसी जगह पर, लेकिन क्योंकि इसकी ये पोजीशन नहीं है, और ये किस वजह से है आप जानते हैं, जब प्रोटीन बनती है तो इन्फॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए के पास आती है, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनाने के लिए भी यूज होती है। तो अगर कोडॉन के अंदर कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, जिसके रिजल्ट में फिर जो अमाइनो एसिड है उनकी पोजीशन में अगर चेंज आ जाए, तो हीमोग्लोबिन जो है वो फिर चेंज हो गई। सो सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब सिकल सेल इस वजह से कहते हैं कि जो सिकल की तरह का जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्योंकि हीमोग्लोबिन 95% तक होती है, तो रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो ऐसे सिकल की तरह की हो जाती है, लाइक दिस, सिकल शेप्ड। और अब ये ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली कैरी करके सेल्स तक नहीं पहुंचा सकता। एंड दिस इज द रीजन कि इसमें ये प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में यहां से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि प्रोटीन चेन हमेशा लीनियर नहीं होती, यहां पर एक स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन आती है कि इसमें जो चेन्स होती हैं वो क्वाइल्ड होंगी, और क्वाइल्ड होने के बाद वो स्पाइरल या हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना लेती हैं। यानी एक तो ये है कि वो स्ट्रेट चले, लेकिन ये स्ट्रेट ऐसे स्पाइरल फॉर्म में चली गई। और इसके अंदर यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, वो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, वो अल्फा हेलिक्स ये है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट होता है, दिस इज द बीटा प्लेटेड। तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो होता है ये भी सेकेंडरी है, दिस इज सिंपली द फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्डिंग बैक होगा, यानी इस तरह से करके ये आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो इसके अंदर जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ही यूज होते हैं। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जितनी भी चेन है एक या ज्यादा हो सकती है,
उसके अंदर बेंडिंग और फोल्डिंग होती है अपॉन इटसेल्फ। और जब वो बेंड और फोल्ड होती है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको 3D स्ट्रक्चर मिलते हैं, या इसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं, या एक वर्ड यूज करते हैं ग्लोबुलर, लाइक ओवल, एलिप्सॉइडल, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है उसको कौन जो है वो मेंटेन करता है, कौन सा बॉन्ड मेंटेन करेगा? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो बॉन्ड मेंटेन करते हैं वो तीन तरह के बॉन्ड बहुत कॉमन है। एक तो वही है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि बेंडिंग तो यहाँ पे फोल्डिंग तो हो रही है। इसके अलावा इसमें आयनिक बॉन्ड, और इसके अलावा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड जो है मेनली इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिंपली अगर आप इसको देखते हैं, दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी। ये टर्शरी का एग्रीगेशन, और ये किस तरह से मेंटेन होता है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है जो मेंटेन करता है, कौन सा इंटरेक्शन है, तो आपने याद रखना है दैट इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो उसको मेंटेन करता है। बाकी सारे तो हैं ही, आयनिक भी है, हाइड्रोजन, क्योंकि टर्शरी में जो है वो आगे टर्शरी से ही बना है ना, आयनिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, लेकिन साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो भी इसके अंदर आ गया है। तो ये चार स्ट्रक्चर हैं, और इन चार स्ट्रक्चर की बेस पर हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ प्रोटीन जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए काम करेगा? हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि क्योंकि ये बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वाटर मीडियम है, वहां पर ये उसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, सेपरेट नहीं रह सकते। अगर आप कहें ना कि हीमोग्लोबिन में चार चेन है, चारों चेन को अलग अलग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ब्लड में जाएंगे, ब्लड में ज्यादा वाटर है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चले जाएं, तो उनके दरमियान एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कि जब हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम उसको बेस पे करते हैं, क्या हम उसको क्लासिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे, या सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे, या टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे, या प्राइमरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे? किस बेस पर हमने प्रोटीन को क्लासिफाई करना होता है? बी, बी इज करेक्ट, कि जब हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं तो वो सेकेंडरी और टर्शरी की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। और याद रखना है कि यही दो स्ट्रक्चर हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से, अब देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सबके अंदर ही है, किसी भी प्रोटीन में आप लेंगे तो उसमें नंबर एंड सीक्वेंस और माइनस में देखेंगे प्राइमरी तो मिल गया, इसका मतलब प्राइमरी की बेस पर तो क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कॉमन इन ऑल। अब इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोटीन के अंदर आप देखते हैं तो या उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा या टर्शरी होगा। सेकेंडरी और टर्शरी इकट्ठे नहीं हो सकते किसी प्रोटीन के अंदर, ठीक है? क्या प्राइमरी और सेकेंडरी इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस तो है ही ना उसके अंदर, तो स्पाइरल फॉर्म में होगी तो हो सकती है। क्या प्राइमरी टर्शरी इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या प्राइमरी क्वाटरनरी इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी उसमें, क्वाटरनरी जो है वो एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी ही है। तो इसका मतलब है क्या टर्शरी और क्वाटरनरी इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक प्रोटीन लेता हूं, इनकेस मैं कहता हूं हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के अंदर अगर मैं कहता हूं इसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है जिसकी बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया, आंसर इज टर्शरी। टर्शरी बेसिक। क्या हीमोग्लोबिन में प्राइमरी नहीं है? बताएं जरा, प्राइमरी है? प्राइमरी है, क्यों नहीं है प्राइमरी? अभी तो ऊपर स्टडी करके आए हम प्राइमरी, इसके अंदर चेन में कि इतने माइनस है, इतना सीक्वेंस है, ये वो सब प्राइमरी है। क्या क्वाटरनरी है इसके अंदर? बिल्कुल क्वाटरनरी भी है। कौन सा नहीं? टर्शरी क्वाटरनरी भी है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी और क्वाटरनरी नहीं हो सकते इकट्ठे, क्योंकि ये इस बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्वाटरनरी कैसे है? तो अगर मैं इसमें कहूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर इज टर्शरी, ये करेक्ट है। अगर मैं यही कहूं कि बताएं इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर कौन सा है,
ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसमें है वो बनेगा क्वार्टरनरी, ओवरऑल इज क्वार्टरनरी। अब ओवरऑल क्वार्टरनरी इस वजह से कि इसमें 4 चेन है, इन केस यहाँ मैं चले स्केच सा बना देता हूँ। मैं कहता हूँ एक चेन में ये टर्शरी है, दूसरी चेन में भी ये टर्शरी है, तीसरी चेन में भी टर्शरी है, चौथी चेन में भी टर्शरी है। तो जब टर्शरी आपस में मिल जाएंगे तो टर्शरी के मिलने से बन जाता है क्वार्टरनरी। तो इस वजह से इसके अंदर ये बेसिक है, ये ओवरऑल है। अगर मैं एक प्रोटीन अब ले रहा हूं, मैं कहता हूं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर कौन सा है? इसमें बेसिक टर्शरी है और ओवरऑल भी टर्शरी है। बेसिक भी टर्शरी है और ओवरऑल भी टर्शरी। अब उसकी वजह यह है कि मायोग्लोबिन जो है इसके अंदर एक ही चेन होती है, सिंगल चेन। लाइक मैं कहता हूं इसके अंदर ये है टर्शरी, तो क्वार्टरनरी तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्वार्टरनरी इज एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी। तो जिसका मतलब है इसमें तो चेन ही एक है। हीमोग्लोबिन में तो 4 चेन थी, जो चेन मिल गई तो साफ ज़ाहिर है वो बन गया क्वार्टरनरी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जब आएंगे तो आपने बताना है कि इनके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, और ये इंपॉर्टेंट है। और सवाल पेपर के अंदर इस तरह के आ भी चुके हैं। तो स्ट्रक्चर की बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक फाइब्रस और दूसरी ग्लोबुलर। तो फाइब्रस जो है इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स है, और ग्लोबुलर के अंदर जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन। अब ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आता है वो इसकी प्रॉपर्टीज का आता है। प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी लिखते हैं, क्वेश्चन 2-3 दफा इस तरह का आ चुका है कि लाइक विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट रिलेटेड टू ग्लोबुलर प्रोटीन, या रिलेटेड टू ग्लोबुलर प्रोटीन, या नॉट रिलेटेड टू ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। अब लाइक अल्फा में लिख देता हूं कि ये सॉल्युबल है, ये क्रिस्टलाइन है, ये इनइलास्टिक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बीटा में मैं ये कहता हूं कि लेस स्टेबल। चार्ली में मैं कह देता हूं मोर रेजिस्टेंस, और डेल्टा में मैं ऑल लिख देता हूं। तो कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से रिलेट नहीं कर रही? इसके अंदर चार्ली ही आएगा। यानी जो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है वो फाइब्रस में रेजिस्टेंस होती है, ये आ जाएगी फाइब्रस। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो ग्लोबुलर की। ग्लोबुलर सॉल्युबल है, क्रिस्टलाइन भी होती है, इनइलास्टिक भी होती है। फाइब्रस जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन होती है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ये इलास्टिक है, और ये इनसॉल्युबल। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा किस तरह से। फिर इसके अंदर जो फाइब्रस है वो ज्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगी, और ये ज्यादातर जो प्रोटीन होती हैं वो फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल रोल के अंदर कुछ प्रोटीन जब हम देखते हैं इनको कि कौन कौन सी प्रोटीन सेकेंडरी में आती हैं, जैसा कि एक बहुत कॉमन है, ये सवाल आता है पेपर के अंदर, केराटिन प्रोटीन सेकेंडरी के अंदर है। कोलेजन भी आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर बना रही है। इसी तरह से जो इलास्टिन है ये भी यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंदर यूज होती है। फिर सिल्क प्रोटीन है। फिर इसी तरह से मायोसिन की टेल इधर आएगी, मायोसिन टेल। ठीक है। ट्रोपोमायोसिन भी इधर ही आएगी, ये इसमें आ जाती है। फिर एक्टिन में एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन भी इसके अंदर आती है। इसी तरह से फाइब्रिन प्रोटीन भी इसके अंदर है। तो बहुत सारी प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं, वो इसके अंदर आएंगी। और ग्लोबुलर के अंदर आपको एंटीबॉडीज मिलती हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर आप जानते हैं कि इंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, हार्मोन्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। फिर मायोसिन का जो हेड है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक्टिन में जो जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है, वो इसका, यानी एक्टिन और मायोसिन दोनों तरफ ही आती हैं। और जो एफ है और जी है, इस तरह से करके जो है वो इसमें आपसे पूछा जा सकता है।
फिर हिस्टोन प्रोटीन जो बहुत कॉमन है, आप जानते हैं क्रोमोसोम के अंदर, ये इसके अंदर आएगी। हीमोग्लोबिन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। मायोग्लोबिन जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। एल्ब्यूमिन आपको जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन मिलती है। ये वो है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे। या अभी हमने एक फेरेटिन कहा था, मैंने कहा था ये आयरन स्टोर करती है, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन जो है, इनके अंदर आपको डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं ये यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन वाला टॉपिक बड़ी डिटेल में। देखें ये चैप्टर बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 सवाल इसमें से आ जाने, और आप जानते हैं अब तो बायोलॉजी में 81 क्वेश्चन आने, और हो सकता है कि इसमें 10 से भी ज्यादा सवाल आ जाए। तो आपने इसको बड़ी डिटेल के साथ, और जितनी ये प्रोटीन आपको इसमें बताए हैं, अमाइनो एसिड्स उनकी टाइप्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने जो है वो इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो अब यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है ओवरऑल टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।